अलग से कोई बजट एजुकेशन के लिए ग्राम पंचायत की नीति में है। ठीक है, जो भी बजट होता है वो शिक्षा विभाग का बजट होता है। और दूसरी बात यह है कि ये अलग बात है कि 2017, 16, 17 से एक ऑपरेशन कायाकल्प शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसके माध्यम से यह फोकस किया गया कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के पैसे को सबसे पहले स्कूल के इनोवेशन में, रिनोवेशन में या मरम्मत में या टाइल्स लगवाने में, अच्छा कक्षा बनवाने में किया जाए। तो फंड एलोकेट नहीं था, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता थी कि बुनियादी जरूरत है स्कूल, अगर स्कूल अच्छा नहीं होगा तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने आप अब ज़्यादातर मतलब अगर देखें तो लगभग 1,84,000 के आसपास हमारे यहाँ स्कूल है पंचायत में, और उसमें से करीब 1 लाख के आसपास स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आप जाएंगे तो अच्छा लिखा हुआ मिलेगा, फर्श अच्छा मिलेगा, टाइल्स मिलेगा, कहीं कहीं टोटी भी मिल जाएगा, शौचालय भी मिल जाएगा। तो ये अलग से कोई बजट नहीं आया। सरकार की प्राथमिकता थी कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के पैसे को प्रॉपर कहते हैं ना सेचुरेट करते हुए एक जगह पर लगाया जाए, इसके बाद जो पैसा बचेगा हम काम में होगा। तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत लगभग 1 लाख के आसपास विद्यालयों का निर्माण किया गया। निर्माण का मतलब जो पहले से था मरम्मत किया गया, टाइल्स लगाया गया, फर्श सीलिंग जो भी था उसको अच्छा किया। दूसरी बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से जो बजट देता है वो प्राइमरी स्कूल का 5,500 रुपये है, जो मरम्मत के लिए, रैंक पेंट के लिए देता है। अब शायद बढ़ गया हो तो मुझे नहीं लगेगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना अलग बजट होता है, जिसमें उनकी सैलरी होती है, स्कूल की किताबें होती हैं, ड्रेस होता है, जूता मोजा होता है, और फिर मिड डे मील। तो मिड डे मील स्कीम है, तो मिड डे मील स्कीम के तहत केंद्र सरकार से पैसा आता है। ठीक है, तो जहाँ तक बजट का कंसर्न है, ये आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि पंचायत पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा, अपर प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ाने के लिए पैसा, राज्य वित्त आयोग एकमात्र ऐसा सोर्स है जो राज्य के द्वारा हर पंचायतों को दिया जाता है, उनके खाता संख्या 1, जहां से वो जिस चीज की आवश्यकता हो, यानी वो 29 विषय या 30 विषयों को ध्यान में रखते हुए पैसा खर्च कर सकते हैं। तो एलोकेशन कोई नहीं होता है, हाँ पंचायत वाइज एलोकेशन होता है। तो पंचायत में अगर जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्र ज्यादा है, तो उस पंचायत में ज्यादा पैसा जाएगा। जिस पंचायत में जनसंख्या कम है और क्षेत्र कम है, वहां कम पैसा जाएगा। तो लगभग 250 पंचायतें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पे जो राज्य वित्त आयोग का पैसा आता है वो वहां पे जितना सैलरी दिया जाता है उससे भी कम आता है। और 12,135 पंचायतें ऐसी हैं चिन्हित की गई हैं जो जिनकी जनसंख्या 1500 से कम है, और उनको भी बजट का प्रावधान है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 58,189 ग्राम पंचायत है। कितनी है? तो उसमें आप ये निकाल लीजिए तो बाकी पंचायतों में ठीक ठाक पैसा आता है। आपके उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं, तो सोनभद्र और बहराइच कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर ग्राम पंचायतों को एक वर्ष में 2-2 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। कहाँ जाता है ये अलग बात है। समझ में आई बात? तो बजट के बारे में क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो ये आपको मालूम होगा कि एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जो धारा 21 के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत गठित की जाती है। उसमें 15 लोग होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं, 11 गार्जियन होते हैं। ठीक है, बच्चों के गार्जियन। अब ये भी कर दिया गया कि जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राथमिक विद्यालय एक ही प्रांगण में है, वहाँ पे उसको नाम दिया गया कंपोजिट विद्यालय। वहाँ पे अलग अलग समितियां न गठित होकर के एक ही विद्यालय प्रबंधन समिति गठित होती है। वो जो 4 लोग नामित होते हैं उनमें कौन कौन होता है, कोई बता सकता है क्या?
लेखपाल, प्रधानाचार्य और एक सरपंच पंचायत का जो है मेंबर सदस्य वार्ड। पंच सरपंच का भाई, तो पंच सरपंच हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ जब पंच सरपंच चलता था न्याय पंचायत के संदर्भ में चलता था, लेकिन राजस्थान में जाएंगे तो आपको पंच सरपंच मिलेंगे, जैसे हमारे यहाँ प्रधान वार्ड मेंबर है। फिर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो पंच सरपंच मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधान शब्द का यूज किया जाता है। क्या शब्द यूज किया जाता है? प्रधान। और उनको पंच लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वार्ड मेंबर ही है, वार्ड सदस्य बोल सकते हैं। मतलब सही अगर आप बात करें पंचायती राज की तो ये ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस बात पे पंचायती राज की आवश्यकता के ऊपर, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर आप शाम तक ये बताइएगा, अगर किसी के प्रश्न कोई छूट गए हों तो हम लोग आधे घंटे का समय रखेंगे। आशीष जी ने हमसे एक और बात कही थी कि कुछ लेटेस्ट शासनादेश के बारे में हम जिक्र कर लीजिए, तो वो लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि शासनादेश में क्या है। क्योंकि कानून और रूल्स व्यवस्था को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं और समय बदलता है, रिक्वायरमेंट या ज़रूरत कुछ और होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, शासनादेश या नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको कम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो बहुत सारा आप देखेंगे समितियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को नहीं देखना पड़ेगा, कई नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, नियमावली देखनी पड़ेगी और कई शासनादेश देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस निचोड़ पर पहुँचेंगे कि आज वर्तमान में समितियों की क्या स्थिति है। तो यह लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आपको इंफॉर्मेशन भी खूब मिलेगा और जानकारी भी खूब मिलेगी। जहां आपको लगता है कि नोट करना चाहिए वहां जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये देखिए 20 साल का अनुभव नहीं है मेरे पास 3 साल का अनुभव है हाईकोर्ट का, और बाकी 13 साल का अनुभव है, 13 या 15 साल का, यानी 18 साल का अनुभव है। पंचायत पर जब अनुभव की बात करते हैं तो 2010 में एक CBLG प्रोजेक्ट आया था, जिसमें भारत सरकार के लिए हमने 6 किताबें लिखी थी। यही संस्था थी, 10 किताबें लिखी थी, उसमें 6 किताबें हमने लिखी थी। उसी समय हमको पंचायत में पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद से निरंतर विभाग के साथ जुड़ करके और अन्य राज्यों के साथ जुड़ करके मैं काम करता हूँ। हिंदी बेल्ट के जितने भी हैं, अभी परसों मैं ऑनलाइन क्लास लिया था जम्मू कश्मीर पंचायती राज, तो ज़्यादातर मैं पंचायत में ही फोकस करता हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट पर क्लास लेता हूँ, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये समझना है कि पंचायत की आवश्यकता क्यों है। पंचायत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारा जो देश है, जब स्वतंत्र हुआ 1947 में 15 अगस्त को, तो उस समय हमारे यहाँ लगभग 94 to 95% पॉपुलेशन जो है वो रूरल में थी, यानी ग्रामीण पॉपुलेशन थी। हमारे संविधान में जो स्ट्रक्चर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था और स्टेट गवर्नमेंट का था और यूनियन टेरिटरीज का था। इसमें लोकल गवर्नेंस पे कुछ भी नहीं लिखा था। अगर लिखा था तो सिर्फ आर्टिकल 40 में लिखा था। वो भी किस लिए लिखा था? ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान का भाग 4 है। इसमें एक आर्टिकल था आर्टिकल 40, उसमें ये लिखा था कि राज्य सरकार ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त करने के लिए उसको आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा ताकि वो एज ए यूनिट इकाई काम कर सके। किस रूप में? स्थानीय सरकार की एक यूनिट के रूप में काम कर सके। बस इतना ही मैं समझा। तो लेकिन एक तरफ हमारा संविधान था, इस संविधान में 2 धाराएं थी। एक धारा थी अम्बेडकर की और एक धारा थी गांधी
अभी भी। तो अम्बेडकर जी कहा करते थे कि अगर, क्योंकि जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बौद्ध व्यवस्था थी और ऐसा मानना है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि जब मूल में जाएंगे किसी भी चीज़ के रिसर्च में तो आपको लगेगा कि बहुत चीज़ें मिथक बनाई गई, मिथक फैलाई गई जो कभी थी ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम आपस में एक होकर न रह पाए। तो अम्बेडकर जी का ये कहना था कि अगर हमने पंचायत को एज ए संवैधानिक दर्जा दे दिया तो यहाँ पे ये होगा कि एक पावर उन लोगों को मिल जाएगा जो गांव में दबंग हैं, सवर्ण हैं, पैसे वाले हैं, कमजोरों को सताने के लिए, यानी जो हमारी छोटी जात के लोग। तो अम्बेडकर चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन गांधी जी जो थे ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था, तो गांधी जी बहुत पढ़ते थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी और जिसमें बहुत सारे जो ब्रिटेन के लेखक थे उस समय या अलग अलग देशों के लेखक थे, उन लोगों ने भारत की ग्रामीण व्यवस्था की चर्चा की थी। उसमें इन्होंने यही बताया था कि भारत में ग्राम गणराज्य यानी विलेज रिपब्लिक की एक संकल्पना है। इतने आक्रांता आए, इतने लोग आए, आक्रमण किए, कब्जा किए, लेकिन ये जो गांव है वो आत्मनिर्भर बने रहे। तो जब आत्मनिर्भर बने रहे तो ये संकल्पना ऐसी थी कि पहले आप सभी जानते हैं कि सारे गांव आत्मनिर्भर थे, और ज्यादा नहीं, आप 40-45 साल पहले चले जाइए तो गांव में अपने जो लोग आपके दादा होता हैं, चाचा होता है, उनसे पूछिएगा तो गांव में एक सामाजिक संस्था के रूप में पंचायत काम करती थी। और यहाँ पे क्या था, समरसता था। तो हम लोग वो है जो उस पीढ़ी को भी देखे हैं जहां पे न टेंट हाउस हुआ करता था, न कैटरिंग की व्यवस्था हुआ करती थी, और सब गांव वालों के अगर रात आती थी तो बिस्तर मांग के लाते थे, थाली मांग के लाते थे, गिलास मांग के लाते थे, और जो गांव का कुम्हार था वही खाना बना देता था। गांव के बच्चे जो है वेटर का काम कर दिया करते थे। तो इस तरह की एक समरसता थी, तो सामाजिक संस्था के रूप में काम कर रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज एक्ट है वह 15 अगस्त 1949 से अस्तित्व में आया, लेकिन उसमें सिर्फ किसके बारे में कहा गया था, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। उसी समय बिहार में भी कानून बना। तो संविधान में भी वर्णित नहीं किया गया, संविधान में वर्णित नहीं किया गया, तो इसका मतलब क्या रहा कि केंद्र सरकार कैसे गठित होगी, राज्य सरकार कैसे गठित होगी, ये तो हमारे संविधान में था। गवर्नर की नियुक्ति कैसे होगी, जो हमारे विधायक हैं वो कैसे चुने जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, एमएलए कैसे चुने जाएंगे, एमपी कैसे चुने जाएंगे, विधानसभा, विधान परिषद, आपके राज्यसभा, लोकसभा कैसे चुनी जाएगी, प्रधानमंत्री कैसे, ये सब कुछ व्यवस्था थी। लेकिन स्टेट के नीचे, जिले के नीचे खासतौर से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात थी वो कहीं भी नहीं की गई थी। तो हुआ ये कि भाई जब जान रहे हैं कि 94% और 95% या 6% जो भी हो, जब गांव में लोग रह रहे हैं तो सब विकास हमें कहाँ करना पड़ेगा, गांव में करना पड़ेगा। तो गांव के विकास के लिए 1952 में एक प्रोग्राम भारत सरकार ने योजना आयोग के सहयोग से शुरू की, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, सामुदायिक विकास योजना। ये प्रोग्राम था जिसमें ये था, जैसे नाम ही है कम्युनिटी, यानी समुदाय का सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये जब शुरू किया गया तो ये देखा गया कि ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए किया गया, गांव के लोग भागीदारी से काम करें। लेकिन जब 4-5 वर्ष व्यतीत हुआ तो ये पता चला कि ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता।
1957 में जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था बलवंत राय इन्होंने क्या किया था योजना आयोग ने उस समय इस तरीके के लिए। तो ये जो समिति थी इससे ये कहा गया कि तुम ये बताओ कि ये प्रोग्राम फेल क्यों हो गए, असफलता के पीछे क्या कारण। तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, लेकिन एक जो मुख्य कारण बताया उन्होंने ये बताया कि जो जिले से नीचे यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, यहाँ थ्री स्ट्रक्चर न होने की वजह से और आपस में संबंध न होने की वजह से यह प्रोग्राम जो है हमारा फेल। यानी अगर संविधान में शायद ये व्यवस्था होती कि जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके नीचे जिले की सरकार, उसके नीचे ब्लॉक की सरकार, उसके नीचे पंचायत की सरकार, तो प्रॉपर कोई भी योजना जाती तो एक फ्लो में जाती कि किसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये गैपिंग था। अब राज्य से जो काम होता था तो कौन था? डीएम करता था। तो जब डीएम करता था उसको मॉनिटर करने के लिए जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे कोई, हम करने के लिए तो डेमोक्रेटिक सेटअप में थे, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि का पद नहीं था। उन्होंने कहा कि इसलिए कि कोई फोरम नहीं है जहां जनता को बुलाकर भागीदारी करा था। तो अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, स्थानीय ग्रामीण का विकास हो, तो आपको ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अलग से व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो त्रिस्तरीय हो, क्योंकि समुदाय का विकास करना है। 94-95% लोग गांव में रहते हैं। बिना इनकी भागीदारी के, बिना इनसे मिले, बिना इनका राय लिए आप इनके लिए योजना बनाएंगे तो कैसे हो जाएगी? भारत का छोटा देश नहीं था उस समय में, लगभग 50 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन था। तो आप ये सोचिए कि इसलिए आवश्यकता पड़ी कि एक फोरम मिले जहां पे स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को उठा। लेकिन दुर्भाग्य ये है 49 में हमारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया, लेकिन क्योंकि हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए कोई अलग से इलेक्टोरल बॉडी नहीं थी, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं था, इसीलिए ये चुनाव किस पे था? डीएम पे था और राज्य सरकार की मंशा पे था। तो राज्य सरकार को लगता था कि अभी सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, तो 10-10 साल तक चुनाव नहीं कराती थी। तो हुआ ये कि जब ये इसने अपना रिकमेंडेशन दिया तो उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया और 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। जिसकी नींव किसने रखी? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ रखी? राजस्थान, नागौर जिले में। कौन सा गांव था? नागौर जिला था। गांव कौन सा था? बगदरी नहीं था, बगदरी। और कहीं कहीं ये भी उल्लेख बोलता है कांगसिया। 2 गांव का उल्लेख होता है। जब आप गूगल पे जाएंगे तो 2 मिलेगा आपको, बगदरी भी मिलेगा और कांगसिया भी मिलेगा, लेकिन बगदरी ज्यादा सही है। तो बगदरी ग्राम पंचायत से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहला जो राज्य था इसको एडॉप्ट करने वाला त्रिस्तरीय सिस्टम को, वो था कौन था? आंध्र प्रदेश। उसने अक्टूबर में शुरू हुआ, 11 नवंबर से अपने व्यवस्था शुरू कर दी। ठीक है। उसके बाद 1961 में, क्योंकि त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात थी, हमारे यहाँ जो एक था उसमें क्या था? सिर्फ ग्राम सभा ग्राम पंचायत थी, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत था नहीं। तो हमारे यहाँ 1961 में एक अधिनियम बना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कंप्लीट करने के लिए। उस समय उसका नाम था क्षेत्र परिषद एवं जिला क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम। लेकिन बाद में उसका 1994 में नाम बदल करके क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम कर दिया।
तो उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पे ग्रामीण व्यवस्था को संचालित करने के लिए 2 एक्ट चलाया जाता है, 2 एक्ट काम करता है। एक उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और दूसरा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 और दूसरा 1947। ठीक है, जब ये एक्ट लागू हो गया, लेकिन 1962 में क्या हुआ, कुछ हुआ था, लड़ाई हो, 1965 में भी लड़ाई हो, और लड़ाई हुई तो उस समय हमारे यहाँ अकाल पड़ गया। तो ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था हमारी गुल हुई, यानी राज्यों की प्राथमिकता पंचायती राज नहीं रही, लोकल गवर्नेंस नहीं रही। और इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने अपने समय में एक अशोक मेहता समिति गठित की। बोलते हैं। इस समिति ने पहली बार ये कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। इस समिति ने नहीं कहा, लेकिन 132 रिकमेंडेशन थे इस समिति के। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें जो मुख्य बात थी, इन्होंने कहा था कि जिला स्तर पर जिला परिषद होगा और क्षेत्र पंचायत नहीं होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगा, मंडल पंचायत होगा। और इस मंडल पंचायत का पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 के बीच में होगा। तो ये अशोक मेहता समिति का। दूसरा, इन्होंने एक और रिकमेंडेशन किया था कि पंचायत का चुनाव 4 वर्ष पर होना चाहिए। तीसरा, इन्होंने जो मुख्य रिकमेंडेशन किया था वो ये था कि राजनीतिक पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। इनके कुछ रिकमेंडेशन को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा ने माना, लेकिन 78 में आप जानते हैं कि सरकार 79 में बदल गई, फिर से इंदिरा गांधी आ गई, तो इस समिति के रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, मतलब माना ही नहीं। और कुछ जगहों पे ये जेन्युइन था भी नहीं। फिर यहाँ पे भी टैक्स लगाने की बात इन लोगों ने की थी, वहां पे भी कि अगर पंचायतों का आपको बनाना है तो टैक्स लगाने की। तो ये 2 कमेटियां जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इसके अलावा संविधान में जो दर्जा मिला उसके पीछे 2-3 समितियां थी, तो उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाए, अपने साथ हम लोग नहीं कर पाएंगे। नाम बता दे रहे हैं। 1986 में एक लक्ष्मी मल सिंधवी समिति का गठन राजीव गांधी के समय किया गया। इस समिति ने इम्फेसाइज किया कि संविधान में एक संशोधन किया जाए, अलग से एक अध्याय जोड़ा जाए और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 1988 में एक पीके थुंगन समिति का गठन फिर राजीव गांधी ने किया, जो उप समिति थी पार्लियामेंट की। इसने भी वही बात कही। फिर 1989 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए गाडगिल फार्मूला आया। इसको गाडगिल समिति भी बोलते हैं। इसने भी सम्मिलित संवैधानिक दर्जा देने की बात। तब राजीव गांधी ने 1989 में ही पार्लियामेंट में एक संशोधन लाया जिसको बोलते हैं 64वां संविधान संशोधन। वो 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में गिर गया। कारण ये था कि बहुत जोरदार डिस्कशन हुआ और उसमें केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की तो बात की, लेकिन बहुत सारे पावर अपने पास रखे, इसलिए राज्यसभा में वो विधेयक गिर गई। लेकिन क्योंकि राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की, फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनती है और उन्होंने अपने यहाँ एक 72वां संविधान संशोधन लाया जिसको पार्लियामेंट कमेटी को सौंपा गया, जिसके सभापति थे लक्ष्मी निवास मिल था, जो कि उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। उन्होंने इसका
उस कमेटी ने इसका नाम या ये कहीं सीक्वेंस बदल दिया और 73वां संविधान संशोधन कर दिया। तो 22-23 दिसंबर 1992 में लोकसभा और राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। कब? 1992, 22-23 दिसंबर को सब लोकसभा, दूसरे दिन राज्यसभा। और 20 अप्रैल तक 17 राज्यों ने भी समर्थन कर दिया, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। और जब पारित कर दिया तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, शंकर दयाल शर्मा जी। और उसके बाद से 24 अप्रैल से यह संशोधन पूरे भारत में लगा। तो जैसे आपने पूछा कि जरूरत क्यों पड़ी, तो सामाजिक संस्था के रूप में जब पंचायत काम करती थी तो उसके पास कार्यकाल निश्चित नहीं था, राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित नहीं था कि वो चुनाव कराए, वित्तीय कोई संसाधन नहीं था। तीसरी बात है कि उनके पास जो पावर था वो डिफाइन नहीं था, संविधान में नहीं था, राज्य सरकारें मनमानी करती थी। और एक समान राज्यों में व्यवस्था नहीं थी, यानी किसी राज्य में 1 स्तरीय पंचायत थी, किसी में 2 स्तरीय, किसी में 3 स्तरीय, बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत थी। तो एक सिमिलरिटी नहीं थी कि अगर हमें किसी चीज को मॉनिटर करना हो कि कहाँ पे लूप होल्स है, तो हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमको पैमाने बनाने पड़ते थे। तो इसलिए सरकार ने एक निश्चित व्यवस्था दिया कि 5 स्तरीय स्ट्रक्चर होना चाहिए। कौन था? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिले की सरकार, क्षेत्र पंचायत की सरकार और ग्रामीण पंचायत। तो एक सिमिलरिटी आ गई। शर्त क्या था कि बस उन राज्यों में यह त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं होगा जिनमें पॉपुलेशन जो है 20 लाख से कम। तो वो चाहे तो कर सकते हैं 3 स्तरीय, नहीं तो 2 स्तरीय कर सकते हैं। तो ये रहा कि आपके पंचायत को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया। ठीक है, ग्रामीण देश है, आज भी करीब 32% लोग बस शहरों में रहते हैं, 68% लोग गांव में रहते हैं। पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 15 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो आप स्वास्थ्य की जरूरत कहाँ है? गाँव में। शिक्षा की जरूरत कहाँ है? गाँव में। सड़क की जरूरत कहाँ है? गाँव में, है कि नहीं है? पोषण की जरूरत कहाँ है? गाँव में। रोजगार की जरूरत कहाँ है? गाँव में। तो गांव में अगर हम काम नहीं करेंगे और एक स्थानीय सरकार की संकल्पना को साकार नहीं करेंगे तो वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, अंतिम लाभार्थी तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए ये कहा गया कि लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके सरकारें किसी पंचायत में क्या सिचुएशन है नहीं जानती, कहाँ किस तरह की आवश्यकता है नहीं जानती। इसीलिए स्थानीय लोगों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान करने का प्रयास ही स्थानीय सुशासन। तो स्थानीय लोग में क्या है कि हमारे यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रधान और वार्ड मेंबर।